गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाइए और मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करिए अगर क्लास आप लोगों तक पहुंच रही है तो एक बार बता दीजिए प्लीज़, ताकि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाएं सारे लोग और एक एक मैसेज करें। ऑडिबल और विजुअल अगर है चीज़ें प्रॉपर, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो एक बार इन्फॉर्म करें मुझे मैसेज करके। आज की हमारी क्लास जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की, CDP की क्लास है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैं डेवलपमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि विकास के सामान्य सिद्धांत, विकास के सामान्य सिद्धांत, विकास के सामान्य सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ये टॉपिक हम लोग को लेना है आज। तो सब लोग जुड़ जाएं फटाफट से, फिर उसके बाद हम लोग शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। शीला कुमारी जी नमस्कार, दीक्षा पांडे जी नमस्कार बेटा, सारे लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। हिना रानी स्वागत है आपका भी, और मोना शर्मा, सभी बच्चों का स्वागत है। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास भी। और आज की क्लास हमारी जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की है और इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सामान्य सिद्धांत। क्लियर हुआ? चलिएगा, तो देखिए इसके अंदर हम लोग अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सामान्य सिद्धांतों के अंदर सबसे पहला सिद्धांत जो हम लोग लेंगे विकास के सामान्य सिद्धांतों में वो क्या होगा देखते हैं। तो पहला सिद्धांत हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। पहला सिद्धांत क्या ले लेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि इसको हम कहेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का मतलब हो गया कि विकास का क्रम क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास किस ओर से किस ओर तक बढ़ रहा है ना, किस ओर से किस ओर की ओर, या विकास किस ओर से किस ओर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, विकास किस ओर से किस ओर होता है, ये हमारा टॉपिक है इस सिद्धांत के अंतर्गत। क्लियर हुआ? तो विकास की दिशा का सिद्धांत में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि विकास किस ओर से किस ओर होता है। अगर इसको हम देखें तो इसमें दो प्रिंसिपल्स आते हैं। एक प्रिंसिपल हो जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉडल, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉडल, और एक हो जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, सेफेलोकॉडल को हम बोल देंगे सिरस्थ सिद्धांत, सिरस्थ सिद्धांत कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत, मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत यानी कि मस्तिष्क जमा अधोमुखी सिद्धांत। क्लियर हुआ? अब ये हो गया सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल, और एक हो गया हमारा कौन सा, प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसको हम लोग बोल सकते हैं नियर टू फार, नियर टू फार बोल सकते हैं, या इसको हम सेंटर टू एक्सट्रीम बोल सकते हैं, सेंटर टू आउटवर्ड बोल सकते हैं, सेंटर टू आउटवर्ड बोल सकते हैं, इनवर्ड टू आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, इनवर्ड टू आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? अलग अलग नामों से इसको हम बुला सकते हैं, है ना। प्रॉक्सिमो डिस्टल को हिंदी में अगर हम कहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं केंद्र से बाह्य की ओर, केंद्र से बाह्य की ओर विकास की दिशा का सिद्धांत। क्लियर हुआ? अब देखिए इसको समझिए, जो हमारा सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल है, सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल किधर इशारा करता है या क्या बताता है, ये बताता है कि जो विकास है बच्चे का,
जो बच्चे का विकास है वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है बेसिकली सिर से पाँव की ओर। अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चे का सिर हो गया, ये बच्चे के क्या हो गए, पाँव हो गए। तो अगर हम इसको हेड टू टो कहना चाहें तो हम कह सकते हैं, यानी कि बच्चे का जो विकास है वो कैसे हो रहा है, सिर से पाँव की ओर हो रहा है। क्लियर हुआ? इसको हम क्या बोल सकते हैं, टो बोल सकते हैं, यानी कि सिर से पाँव की ओर बच्चे का विकास होता है। ये कौन कह रहा है, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल कह रहा है। और इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं हम लोग, देखो बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के समय में सिर का विकास सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा जो है बैठना शुरू करता है किसी चीज के सहारे, फिर उसके बाद वो किसी न किसी चीज के सहारे बैठते बैठते खुद ब खुद पीठ के सहारे बैठना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो खिसकना शुरू करता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि क्रीपिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। क्रीपिंग यानी कि खिसकना। फिर खिसकने के साथ साथ बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ता है वो क्या करता है, वो घुटने के बल शुरू करता है चलना, यानी कि क्रॉलिंग स्टार्ट करता है। क्रॉलिंग का मतलब क्या हो गया, घुटने के बल चलना, घुटने के बल चलना। आई बात समझ में, घुटने के बल चलना। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा जो है खड़ा होना शुरू होता है, यानी स्टैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करता है। पहले वो खड़ा होता है बाद में घुटने के बल चलता है, ऐसा तो होता नहीं है। पहले वो घुटने के बल चलता है फिर खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद वो वॉकिंग शुरू करता है, यानी कि पाँव से चलना शुरू करता है। क्लियर हुआ? और इस क्रम को देखकर हमें क्या लगता है, इस क्रम को देखकर हमें लगता है कि जो बच्चे की मांसपेशियां हैं वो किस ऑर्डर में विकसित हो रही हैं, हेड टू टो के ऑर्डर में विकसित हो रही हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल, या इसको हम क्या बोलेंगे, सिर से पाँव की ओर विकास की दिशा चलती है, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर हुआ? सिर से पाँव की ओर विकास की दिशा चलती है, ऐसा कह सकते हैं। सपना जी स्वागत है आपका भी। आई बात समझ में सबको ये? तो इसको नोट कर लीजिए। सेफेलोकॉर्डल में, यानी कि अगर आपसे पूछे कि भाई बच्चे का विकास जो है वो वर्टिकल लाइन में अगर हम देखें, है ना, वर्टिकल लाइन में अगर हम देखें, लैटिट्यूड के बेसिस पे देखें, तो हम क्या कहेंगे कि बच्चे का विकास जो है वो सिर से पाँव की ओर हो रहा है, जिसको कि हम सेफेलोकॉर्डल इंग्लिश में कहेंगे। हिंदी में भी सेफेलोकॉर्डल ही लिख के आ जाता है कई दफा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल डिस्कस करेंगे। सपना आप क्लासेस देखते नहीं हो क्या? हर सैटरडे को इंग्लिश की क्लास होती है भाई, न्यू बैच में। और ओल्ड बैच में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए नहीं हो रही है। ठीक है, ओल्ड बैच में सारे कोर्सेज हो चुके हैं, इसलिए नहीं हो रही हैं। जब फॉर्म निकलेगा तो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसमें, सपना जी। ठीक है, चलिए। बाकी सारी क्लासेस ऑलरेडी उसमें हो चुकी हैं, आप पास्ट क्लासेस में जाके वहाँ से क्लासेस देख सकते हैं। और क्लासेस उसमें लगी नहीं रही हैं अभी, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है कोर्स वो। ठीक है, बाकी जब फॉर्म ओपन हो जाएंगे तो प्रैक्टिस सेशन हम कराएंगे, तो दोनों जगह ही कराएंगे। ध्यान दीजिएगा इसको। हो गया ये सबका क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखिए, सेफेलोकॉर्डल के बाद हम क्या देख रहे हैं, हम दूसरा सिद्धांत देख रहे हैं, और दूसरे सिद्धांत को हम क्या कह रहे हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का क्या मतलब हुआ समझिए। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब हुआ कि विकास जो है वो ऐसा नहीं होता कि भाई लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चले, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि विकास की जो दिशा है, क्या विकास ऐसा है क्या,
कि भाई हम कहें लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहा है, क्या ऐसा हम कह सकते हैं क्या विकास के बारे में? बच्चे का विकास जो है लेफ्ट टू राइट होता है? नहीं कह सकते। उसी तरीके से क्या हम ये कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है? क्या ये कहा जा सकता है? ये भी नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर सही क्या है? सही ये है कि ये मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट है या सेंटर है, मध्य भाग है, मध्य या केंद्र का भाग है, जैसे कि बच्चे का जो चेस्ट होता है, इससे बढ़ते हुए विकास क्या होता है? दोनों तरफ आगे बढ़ता है। विकास क्या होता है? दोनों तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखता है। यानी बच्चे का पहले जो है केंद्र का यानी वक्ष का भाग जो है, चेस्ट जो है वो हमें डेवलप होता हुआ दिखाई देगा या मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। फिर हम देखेंगे कि बच्चे के कंधे मजबूत होते हुए दिखेंगे यानी शोल्डर्स मजबूत होंगे। फिर हम देखेंगे बच्चे की भुजाएं यानी कि आर्म्स मजबूत होती हुई दिखेंगी। फिर हम देखेंगे कि भुजाओं के बाद अगर हम देखें रिस्ट यानी कि कलाइयाँ बच्चे की मजबूत होंगी। ठीक है, कलाई के बाद हम देखेंगे कि कलाई के बाद क्या होगा? कलाई के बाद हम देखेंगे बच्चे का जो एक तरीके से पाम है यानी कि हथेली है, हथेली में मजबूती आएगी। और इसी तरीके से फिर हम देखेंगे कि उंगलियां जो हैं वो उंगलियां मजबूत होती हुई दिखाई देंगी, फिंगर्स। क्लियर हुआ? तो विकास की दिशा कैसी दिख रही है हमें? विकास की दिशा हमें जो दिख रही है वो इसी तरीके से सेम ऑर्डर जो है इधर भी हमको दिखाई देगा। ठीक है, यही ऑर्डर हमें इधर भी दिखाई देगा। ठीक है, यही ऑर्डर हमें इधर भी दिखाई देगा। आई बात समझ में? यही ऑर्डर हमें इधर भी दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी हम देखेंगे सेंटर से, सेंटर यानी चेस्ट हो गया, चेस्ट से क्या दिखाई देगा हमें? शोल्डर। ठीक है, शोल्डर्स के बाद हम देखेंगे आर्म्स, आर्म्स के बाद हम देखेंगे रिस्ट, बच्चे की जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई देंगी। फिर हम देखेंगे बच्चे का पाम जो है यानी हथेली जो है वो मजबूत होती दिखाई देगी। फिर हम देखेंगे फिंगर्स, उंगलियां। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमें दिखाई देता है और ये ऑर्डर ही क्या साबित करता है कि बच्चे का जो विकास है, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखने की कोशिश करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे बच्चे का विकास ना तो लेफ्ट टू राइट दिखाई देगा ना राइट टू लेफ्ट होगा, बल्कि कैसा होगा? बल्कि वो सेंटर टू आउटवर्ड या हम उसको नियर टू फार, नजदीक से दूर की ओर भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? देखो, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं नजदीक से या निकट से दूर की ओर, है ना? नजदीक से दूर या निकट से दूर की ओर कह सकते हैं। या इसको हम कह सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर कह सकते हैं। या इसको हम कह सकते हैं मध्य से, मध्य से बाहर की ओर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग हिंदी में नाम हो सकते हैं। दो तरीके से बच्चे की विकास का क्रम या बच्चे की विकास की दिशा चलती है। क्लियर हुआ? दो तरह से हम देख सकते हैं कि बच्चे का जो विकास है या बच्चे की जो विकास की दिशा है वो चलती हुई दिखाई देती है। सपना, मैं एक बारी चेक करता हूँ बैठ के आज, है ना, पहले आपकी जो बातें हैं उसके बारे में मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं होती हैं तो फिर स्टार्ट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, दोनों में एक साथ लग जाएंगे। ठीक, रिवीजन के नाम से एक टैब बनवा के उसमें मैं क्लासेस डलवा दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? हम इसको कह सकते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो आपने देखा कि विकास की जो दिशा है वो दो तरीके से हमको दिखाई दे रही है। एक, विकास की दिशा कैसी दिखाई दे रही है? एक दिखाई दे रही है हमें ऊपर से नीचे की ओर, जिसको कि हम हेड टू टो कह रहे हैं। यानी कि आ, हम इसको क्या कह रहे हैं? हेड टू टो, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर कह रहे हैं। और एक विकास की दिशा हमें क्या दिख रही है? अगर हम विकास की दिशा के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो हमें एक विकास की दिशा क्या दिख रही है? एक हमें दिख रही है ऊपर से नीचे के क्रम में, जिसको हमने सेफेलोकॉर्डल पढ़ा। और दूसरा हमें दिख रही है केंद्र से बाहर की ओर में, जिसको हमने क्या पढ़ा? प्रॉक्सिमो डिस्टल पढ़ा। तो अगर दो लाइन पे देखें, इस लाइन पे देखें तो हम कहेंगे हेड टू टो विकास हो रहा है। इस लाइन पे देखें ऊपर से नीचे की लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे, तो हम क्या बोलेंगे? हेड टू टो विकास की दिशा है। और अगर हम ऐसे देखें तो हम क्या बोलेंगे? सेंटर टू एक्सट्रीम पार्ट, सेंटर टू एक्सट्रीम भी कह सकते हो इसको, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट भी कह सकते हैं इसको हम। यानी कि मध्य भाग से इधर की ओर, मध्य भाग से
बाहरी छोर की ओर और मध्य भाग से ही दाहिनी छोर की ओर, यहाँ से विकास आगे पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे देखेंगे ऊपर से नीचे तो ऊपर से नीचे का क्रम दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ सबको? ये एक विकास की दिशा जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। नेक्स्ट पढ़े हम लोग, हो गया कंप्लीट ये। एक बारी मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट विकास की दिशा जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो विकास की दिशा का सिद्धांत है उस पे आते हैं हम लोग, या विकास के सिद्धांत के ऊपर आते हैं और उसको पढ़ते हैं क्या है वो। तो एक सिद्धांत आपने पढ़ा, दूसरा सिद्धांत देखते हैं हम लोग क्या है। तो सेकेंड जो प्रिंसिपल है उसको हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज व्हाट, डेवलपमेंट ऑल ऑफ सडन होता है या ग्रेजुअल होता है? आपका क्या कहना है बताइए। डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, क्या ये लिखना सही है? या हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो ऑल ऑफ सडन होता है? बताइए फटाफट से, क्या लगता है आपको? विकास जो है वो क्रमिक रूप से होता है या विकास एकाएक होता है? विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। एक सिद्धांत इसका ये है कि डेवलपमेंट जो होता है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, ये ऑल ऑफ सडन नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप तो सही है, लेकिन अगर हम कहें कि डेवलपमेंट जो है ये ऑल ऑफ सडन होता है तो ये सही है या गलत है? ये गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ सडन या अचानक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये कदम दर कदम आगे बढ़ता है। तो ऑल ऑफ सडन अगर आता है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? पहला वाला, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चलती है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ती है, ना कि ये अचानक होता है। तो हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट यानी विकास जो है वो कैसा है? वो क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, क्रमशः, या हम कहें धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं होगा कि रात में बच्चा सोया माँ की गोद में और सुबह तस्तरी लेके खड़ा है कि मम्मी नाश्ता कर लो, है ना? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। रात में उसको काउंटिंग नहीं आ रही और सुबह वो थ्योरम सॉल्व कर रहा है, ऐसा होगा क्या? ऐसा भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट जो है वो ऑल ऑफ सडन प्रोसेस नहीं है, बल्कि क्या है? डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्लियर हुआ? ठीक है शीला जी, मैं ध्यान रखता हूँ, है ना। क्या लिखा हमने? डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है। मैं फिर से लिख देता हूँ भाई इस चीज को। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? हमने लिखा है डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। समझ आ गई बात? विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये अचानक नहीं होता। ये हमें ध्यान रखना है। आप बच्चों से जब पढ़ाएंगे एज अ टीचर, या जब आप एज अ पेरेंट बच्चों को
नर्चर करेंगे, पोषण करेंगे उनका, तो आप उनसे एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएँगे, है ना? वो धीरे-धीरे ही डेवलप होंगे। अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तो वो धीरे-धीरे उसको पूरा कर पाएँगे, अचानक से एकदम से पूरा नहीं कर पाएँगे, इसका यही मतलब है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। अब बताइए आपके डेवलपमेंट जो है वो स्टेज वाइज़ होता है या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? क्या है डेवलपमेंट, आपको क्या लगता है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है या रुक-रुक कर चलती है? क्या लगता है डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहना ठीक है? या हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो रुक-रुक के चलता है फिर रुक जाता है, चलता है फिर रुक जाता है। क्या ये सही है? या ये कहना सही है कि विकास जो है बच्चों का वो लगातार निरंतर चलता रहता है? विकास निरंतर यानी सतत रूप से चलता रहता है, सतत या निरंतर प्रक्रिया है। कौन-सा वाक्य सही लगता है आपको? विकास के सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन-सा सिद्धांत है? अगर ऑप्शन हो कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और एक ऑप्शन हो कि विकास जो है रुक-रुक कर चलता है, तो कौन-सा सही होगा? अगर कहा जाए कि विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट जो है, यह रुक-रुक कर चलता है, रुक-रुक कर चलता है, या हम कहें कि स्टेज वाइज़ होता है, चरणबद्ध रूप से चलता है, स्टेज वाइज़ होता है, या हम इसको क्या कहें, चरणबद्ध रूप से चलता है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। रुक-रुक कर नहीं चलता, चरणबद्ध रूप से नहीं चलता, बल्कि कैसे चलता है ये? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के रूप में चलता है, यानी निरंतर रूप से लगातार चलता रहता है। और कब से कब तक चलता है अगर देखो, तो माँ के गर्भ में जैसे ही बच्चा आता है, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तब से लेकर जब तक वो धरती माँ की गर्भ में नहीं चला जाता, यानी कि समाप्त नहीं हो जाता उसका जीवन, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे कि विकास जो है वो जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, और जन्म के पूर्व से लेकर यानी कि प्रीनेटल इसको हम बोलते हैं, प्रीनेटल से प्रारंभ होकर जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक चलता रहता है लगातार, है ना? जीवन के अंत तक चलता रहता है लगातार। आई बात समझ में? यानी कि एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द लाइफ, टिल एंड ऑफ द लाइफ। तो विकास कैसा है? विकास जो है जन्म के प्रारंभ से पूर्व होकर जीवन के समाप्ति तक या जीवन के अंत तक चलता रहता है। ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा विकास के बारे में, है ना? ये कहना कि विकास रुक रुक कर चलता है, ये क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, कि विकास जो है वो निरंतर रूप से चलता रहता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर जब वो कब्र तक, उसके कब्र तक विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है वोम टू टॉम। क्या कहा जाता है? वोम टू टॉम, यानी कि विकास जो है वो माँ के गर्भ से लेकर और कफन तक, या हम कहें दफन होने तक जारी रहता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलिएगा देखिएगा, नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है देखिए। तो ये दो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े अभी तक, दो सिद्धांत पढ़ लिए यहाँ पे और एक पहले पढ़ लिया, तीन सिद्धांत आपने विकास के पढ़ लिए ऑलरेडी, है ना? अब चौथा सिद्धांत देखते हैं क्या है। चौथा सिद्धांत है कि भाई विकास जो है, हम जानते हैं कि विकास क्या है? अधिगम और परिपक्वन दोनों का संयुक्त परिणाम है। तो क्या कहेंगे? विकास परिपक्वन, परिपक्वन तथा अधिगम, परिपक्वन तथा अधिगम का संयुक्त
परिणाम है। आई बात समझ में? चौथा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, रिजल्ट है किसका, अकेले मैचुरेशन का या अकेले लर्निंग का या दोनों का मिला जुला, दोनों का मिला जुला। डेवलपमेंट इज ज्वाइंट आउटकम ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। आपने पढ़ रखा है इसके बारे में पहले ही कि जो विकास है, अगर हम पूरे विकास की बात करें, यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम विकास की प्रक्रिया की बात करें तो विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत या डेवलपमेंट के अंतर्गत हम जानते हैं कि भाई दो तरह का विकास आता है। एक तो होता है शरीर का विकास, एक क्या हो जाता है हमारा शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको कि ग्रोथ कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है भाई, ग्रोथ कहा जाता है, यानी वृद्धि कहा जाता है ना। एक तो ये विकास हो गया, और ये जो विकास है ये किसका परिणाम होता है, ये होता है मैचुरेशन की वजह से। ये किसकी वजह से होता है, मैचुरेशन की वजह से होता है या मैच्योरिटी की वजह से होता है। जो बायोलॉजिकल मैचुरेशन है कि भाई जैसे जैसे शरीर बड़ा होगा वैसे वैसे बच्चे की मांसपेशियां मजबूत होंगी, उसके शरीर के अंगों का विकास होगा, है ना। तो ये जैविक रूप से अपने आप होता रहता है। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि बाकी जो विकास के आयाम हैं अलग अलग, जिसको कि हम व्यवहारात्मक विकास भी कह सकते हैं, व्यवहारात्मक विकास कह सकते हैं या बिहेवियरल डेवलपमेंट कह सकते हैं। इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, सामाजिक विकास भी आ जाएगा, मानसिक विकास भी आ जाएगा। ठीक है, ये जो विकास है ये किसका परिणाम होता है भाई, ये परिणाम होता है लर्निंग का। किसका परिणाम होता है, लर्निंग का, यानी जानबूझकर जो हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, पढ़ते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, उसका परिणाम होता है हमारा बिहेवियरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर की मेंटल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट भी आ जाएगा, तमाम सारी चीजें, भाषा का विकास भी आ जाएगा, ये सब। तो इन दोनों का ही जब मिला जुला रूप लेंगे, अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तभी तो हमारा कंप्लीट विकास बनेगा। आई बात समझ में? तो विकास जो है न कि केवल परिपक्वन का परिणाम है, बल्कि परिपक्वन और अधिगम इन दोनों को जब मिला देते हैं तब जो है हमारा विकास जो है वो बनता है। आई बात समझ में? तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ये वाला भी। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे हम चलते हैं। ठीक है, चार सिद्धांत आपने पढ़े, अब पांचवा सिद्धांत देखते हैं क्या है। पहला सिद्धांत आपने पढ़ा विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें आपने देखा विकास की दो दिशाएं हैं, एक ऊपर से नीचे की ओर यानी कि सिर से पांव की ओर विकास आगे बढ़ता है, दूसरा आपने देखा केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि जो शरीर का मध्य भाग है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी है, जैसे वक्ष हो गया या जिसको चेस्ट कह सकते हो आप, वो पहले विकसित होगा, फिर धीरे धीरे कंधों का विकास होगा, फिर आर्म्स का यानी भुजाओं का विकास होगा, फिर कलाइयों का या रिस्ट का विकास होगा, फिर उसके बाद हथेलियों का, फिर उसके बाद उंगलियों में जान आएगी, उंगलियों की ताकत आएगी और उंगलियों से किए जाने वाले काम किए जा पाएंगे, है ना। तो ये दो तरह की, पहले को बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, दूसरे को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। अच्छा, तीसरा आपने पढ़ा, दूसरा सिद्धांत आपने पढ़ा विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि विकास अचानक से घटित नहीं होता बल्कि धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप होता है। तीसरा प्रिंसिपल आपने पढ़ा कि विकास लगातार या निरंतर या सतत रूप से चलता रहता है, मतलब बच्चे के गर्भ में प्रवेश करने से लेकर उसकी मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं कि विकास स्टेज वाइज या रुक रुक कर या चरणबद्ध तरीके से चलता है ना। ये भी हमने सीखा। और चौथा हमने क्या सीखा कि विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम दोनों का ही संयुक्त परिणाम है, यानी दोनों को मिलाकर ही विकास को हम समझ सकते हैं। विकास किसी एक पक्ष की वजह से नहीं है, बल्कि जो हम अपने आप विकसित हो रहे हैं, शरीर का जो हमारे विकास हो रहा है, जैसे हड्डियों का विकास, दांतों का विकास, लंबाई बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, है ना, बालों की लंबाई बढ़ना, ये सब एक तरफ हमारा शरीर जो ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है शरीर के अंदर, वो भी विकास का एक पहलू है जो मैचुरेशन की वजह से हो रहा है। और बाकी जो हमारे दूसरे पक्ष हैं विकास के, जिसमें कि मानसिक विकास भी है, जिसमें कि भावात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी है, जिसमें कि हमारा मॉरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास भी है, जिसमें कि हमारा मोटर डेवलपमेंट या गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास भी है, भाषा का विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है। एक हमारा ये आयाम है, वो सब हमारा व्यवहारात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता है, जो अधिगम की वजह से ही होता है, यानी कि उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है ना, अभ्यास करना पड़ता है
शिक्षा अर्जित करनी पड़ती है, किसी को ऑब्जर्व करके देखकर उसको इमिटेट करना पड़ता है, तब आता है। तो ये दोनों का ही मिला-जुला रूप होता है। ये हमने 4 सिद्धांत अभी तक पढ़े। अब 5वां सिद्धांत हम देखते हैं विकास का क्या है। क्लियर हुआ? तो अब हम देखें कि विकास पे या विकास की जो प्रक्रिया है, इस पर प्रभाव किसका पड़ता है ना? विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? केवल अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है कहना ठीक रहेगा क्या? या केवल पर्यावरण या वातावरण का प्रभाव पड़ता है ये कहना ठीक रहेगा? तो हम कहेंगे विकास पर अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। यानी जो विकास है हमारा वो दोनों से प्रभावित होता है ना? यानी हम क्या कह सकते हैं, देखो, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ? यानी विकास जो है वो किससे अफेक्टेड होता है? हेरिडिटी से भी अफेक्टेड होता है और एनवायरनमेंट से भी अफेक्टेड होता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे कई दफा सवाल देखो क्या क्या आ सकते हैं। हेरिडिटी को और क्या कह सकते हैं? हेरिडिटी को हम कह सकते हैं एक तरीके से जेनेटिक्स भी कह सकते हैं। जेनेटिक्स इसलिए क्योंकि माँ बाप से जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं उसी को अनुवांशिकता कहते हैं, है ना? हिंदी में इसी को हम क्या कह सकते हैं? अनुवांशिकता तो कह ही रहे हैं। अनुवांशिकता तो हम इसको कह ही रहे हैं। और क्या कह सकते हैं? तो और इसको हम वंशानुक्रम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वंशानुक्रम कह सकते हैं। क्लियर हुआ? और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम नेचर कहते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट का सवाल भी बनता है। तो नेचर किसको कहा जाएगा? नेचर कहा जाएगा हम लोग हेरिडिटी को। जो बच्चे का नैसर्गिक गुण है उसको क्या कहा जाएगा? नेचर। नेचुरल जो टैलेंट है या नेचुरल जो चीजें बच्चे में ट्रांसफर हुई हैं, अपने आप जो प्रकृति के अनुसार या प्राकृतिक गुणों के रूप में बच्चे में शामिल हुई चीजें हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको हम हेरिडिटी कहेंगे या उसी को हम नेचर कहेंगे। क्लियर हुआ? तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रकृति कहा जाएगा। ये ध्यान रखना है। प्रकृति और पोषण में हम पोषण कहेंगे वातावरण को और प्रकृति कहेंगे हेरिडिटी को। ठीक है? तो नेचर भी इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट को हम क्या क्या नाम से प्रश्न बन सकता है हमारे परीक्षा में? एनवायरनमेंट तो है ही है। ठीक है? इसको हम जो है और क्या कह सकते हैं? नर्चर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? नर्चर कह सकते हैं। यानी कि वातावरण कह सकते हैं, वातावरण कह सकते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं इसको? या हम इसको पोषण कह सकते हैं। तो प्रकृति बनाम पोषण विवाद का जो प्रश्न आता है उसमें ध्यान रखना है कि प्रकृति किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रकृति इंडिकेट कर रहा है हमारे किसको? हेरिडिटी को। और पोषण इंडिकेट कर रहा है किसको? पोषण इंडिकेट कर रहा है वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट को। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमको ध्यान रखना। और ये दोनों ही मिलकर प्रभावित करते हैं किसको? विकास को। ठीक है? विकास जो है ये दोनों से ही प्रभावित होता है। विकास पर जो है अनुवांशिकता का भी बराबर प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ किसका पड़ता है? साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अनुवांशिकता का भी पड़ता है प्रभाव और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। किसी एक से प्रभावित नहीं होता है ये, है ना? दोनों का जो एक आपस में इंटरेक्शन है उसका असर पड़ता है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं समझो एक बार फिर से। तो देखो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भाई इन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या फिर परीक्षा में आ सकता है कि जो हेरिडिटी है और जो वातावरण है ना? हेरिडिटी एक तरफ हो गया, हेरिडिटी हो गया एक तरफ, ठीक है, इनटू एनवायरनमेंट। हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। यानी हम क्या कह सकते हैं? देखो हम कह सकते हैं कि भाई अनुवांशिकता अनुवांशिकता तथा वातावरण
के बीच होने वाली अंतःक्रिया के बीच होने वाली आनुवंशिकता तथा वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया इंटरैक्शन अंतःक्रिया यानी कि इंटरैक्शन इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, ठीक है, आनुवंशिकता तथा वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया से विकास प्रभावित होता है। तो वही बात हो जाएगी, है ना, बात वही है, कहने का तरीका बदल सकता है, परीक्षा में कई ऑप्शन ऐसे भी बने हुए हैं पहले, ठीक है। तो पूछेगा कि विकास किससे प्रभावित होता है, तो हम अगर ऑप्शन मिलेगा हमें कि आनुवंशिकता तथा वातावरण के बीच की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, तो ये भी सही बात हो जाएगी हमारी, है ना। या फिर अगर इस तरीके से मिल गया कि हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट यानी आनुवंशिकता गुणे वातावरण, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो जो भी विकल्प रहेगा उसके हिसाब से आंसर हम लोग इसका करेंगे। आई बात समझ में कि भाई हेरिडिटी के जितने एलिमेंट्स हैं और जो वातावरण है उसके जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया कर रहे हैं, और उस अंतःक्रिया से जो रिजल्ट आ रहा है, जो परिणाम आ रहा है, वही हमारे विकास को प्रभावित कर रहा है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और एक चीज और समझते हैं इसमें, वो क्या है, वो ये है कि भाई जो हेरिडिटी है वो ज्यादा किसको प्रभावित करती है। अगर आपसे पूछे कि जो हेरिडिटी है वो ज्यादा किस चीज को प्रभावित करती है, या जो आनुवांशिकता है या वंशानुक्रम भी हम इसको कह ही रहे हैं, तो वंशानुक्रम या आनुवांशिकता जो भी आप कहना चाहो, ठीक है, ये ज्यादा किसको प्रभावित करता है, तो ये ज्यादा प्रभावित करता है जो फिजिकल हमारी बिल्ट है या फिजिकल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको, फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर को, फिजिकल स्ट्रक्चर कह लो या बॉडी स्ट्रक्चर कह लो, बात एक ही है ना। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, देखो जो हेरिडिटी या वंशानुक्रम है या आनुवंशिकता है वो हमारे शारीरिक रूप रंग, शारीरिक रूप रंग आदि को ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे का नाक मुंह, है ना, रंग उसका, लंबाई उसकी, ये सब किस पर निर्भर करता है, ज्यादातर माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है या उसके ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर निर्भर कर सकता है, ठीक है। तो हेरिडिटी या वंशानुक्रम का ज्यादा असर किस पर है, बॉडी स्ट्रक्चर पे है, बॉडी के बनावट पर है ना, रूप संरचना या शरीर की जो संरचना है, जिसके अंदर आंखों का रंग हो गया, है ना, नाक हो गई, मुंह हो गया, चेहरे की बनावट हो गई, ये सब चीजें माँ बाप पे ज्यादातर बच्चों के जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि भाई ये बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि भाई इनमें से कौन सा है जो कि हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित है, तो जो शरीर के रूप रंग से संबंधित चीजें होंगी वो ज्यादा प्रभावित होंगी, किससे, हेरिडिटी से। सपना बेटा थोड़ा पढ़ लो, अभी के लिए ध्यान दे लो, मैंने बोल दिया आपको ऑलरेडी कि आई विल चेक इट आउट। आप जो है मैथ में आपकी 13 क्लासेस हो रखी हैं, इंग्लिश में 9 क्लासेस ही हैं, कम है, तो इंग्लिश की क्लासेस अब जो लगेंगी नेक्स्ट उसको मैं इसमें भी लगवा दूंगा, बाकी भी चेक कर लूंगा। मैंने कह दिया ऑलरेडी कि पूरी क्लासेस ही दोबारा से मैं करवा दूंगा। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको बताइए, है ना। रिवीजन पास्ट क्लासेस के बगल में एक टैब बना के क्या बोलेंगे उसको, दिसंबर 2022 रिवीजन क्लासेस ऐसे करके एक नया टैब बना के उसमें जितनी भी लाइव क्लासेस अब जा रही हैं वो भी डलवा दूंगा, और जो इस बैच में नए बैच में हो चुकी हैं क्लासेस वो भी डलवा दूंगा। पहले वो पास्ट क्लासेस में डलवा दूंगा और लाइव में हुआ करेगी और बाद में उसमें सेव हो जाया करेगी। अब आगे से जो भी लाइव क्लास लगेगी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की, वो नए बैच में भी लगेगी पुराने बैच में भी लगेगी, ठीक। और जो ऑलरेडी हो चुकी है 2-4 क्लासेस नए बैच में, वो आपके एक नया टैब बनेगा पास्ट क्लासेस के बगल में जिसका नाम होगा ये 2000 दिसंबर 2022 रिवीजन क्लासेस, उसमें सेव हुआ होता चला जाएगा, ठीक है। पहले से जो है वो ऑलरेडी जाके वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, और अब जो लाइव होगा वो लाइव होने के बाद वहाँ सेव हो जाया करेगा।
और एक बार क्लियर करूं या आपको समझ आ गया? नहीं आया हो तो बता दो। ठीक, आ गया समझ में? ठीक, तो जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो पिछले बैच वाले बच्चे हैं, उनके बैच में भी लाइव क्लासेस जो भी लगेंगी वो लगा करेंगी। जो ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं नए बैच में, वो क्लासेस एक नया टैब बन जाएगा पास्ट क्लासेस के बगल में आपके, जिसका नाम होगा दिसंबर 2022 रिवीजन क्लासेस। उसमें पहले अपलोड हो जाएंगी जो हो चुकी हैं, और जो अब होंगी वो लाइव में होंगी अपकमिंग क्लास में, और वहां से फिर वहां सेव होती चली जाएंगी सब्जेक्ट वाइज जैसे हैं पहले से। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इस पे जो भी सवाल बनेंगे आप बना सकते हो। अब एक और देखो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से छठा प्रिंसिपल होगा ये। कौन सा है, छठा है या कोई और है? छठा प्रिंसिपल होगा। क्या कहेंगे हम लोग? डेवलपमेंट इंक्लूड्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डेवलपमेंट इंक्लूड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि विकास के अंतर्गत वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता यानी व्यक्तिगत भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता शामिल होती है। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे सामने जो है, अगर मान लिया जाए कि भाई हमारे पास अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है। अब ये सब बच्चे क्या एक जैसे ही होंगे या सब में अंतर होगा कुछ न कुछ? मान लीजिए अगर हम कहें कि इतने बच्चे हमारे पास हैं, तो ये सब बच्चे क्या एक जैसे ही होंगे या सब में अंतर होगा कुछ न कुछ? भाई अगर ये अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं तो इन सब में क्या होगा? अंतर होगा। ठीक है, इन सब में क्या होगा? अंतर होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो बच्चे हैं अलग अलग, सब एक समान नहीं होते है ना, सभी एक समान नहीं होते हैं, सभी एक समान नहीं होते, ऑल आर नॉट इक्वल, पहली बात है ना, ऑल आर नॉट इक्वल। सारे बच्चे क्या एक जैसे हैं? नहीं है। तो अंतर क्या हो सकता है भाई? अंतर ये हो सकता है, जैसे अंतर की बात करें तो इन सब में क्या होगा? डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंसेस किस बेस पे होंगे अगर हम देखें? यानी कि जो भिन्नता है वो भिन्नता किन किन आधारों पे हो सकती है? तो भिन्नता के कई आधार हो सकते हैं। एक तो आईक्यू लेवल सबका अलग अलग हो सकता है, बुद्धि लब्धि जिसको आप कहते हो, बुद्धि लब्धि या बुद्धि की जो मात्रा है, क्षमता है, वो सबकी अलग हो सकती है। दूसरा, सीखने का तरीका सबका अलग हो सकता है, सीखने का तरीका सबका क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। स्टाइल ऑफ लर्निंग जिसको आप कह सकते हो, स्टाइल ऑफ लर्निंग सबका अलग हो सकता है। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि भाई इन बच्चों में अंतर और किस चीज़ का हो सकता है? इन बच्चों में अंतर हो सकता है, हम कहें कि इंटरेस्ट का अंतर हो सकता है, सबकी अभिरुचियां अलग अलग हो सकती हैं, रुचि या अभिरुचि जिसको आप कहते हो, वो भी अलग अलग हो सकता है सबका। हाँ या ना, बताओ? इसी तरीके से अगर हम देखें डिफरेंसेस का एक आयाम इधर, अगर हम डिफरेंसेस को और देखना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं? देखो, ये जो भिन्नताएं हैं वो भिन्नताएं उधर भी देखा, इधर भी देखो क्या हो सकती हैं भिन्नताएं। और भिन्नताएं देखें अगर हम लोग, तो हम कह सकते हैं कि भाई जैसे मान लो जो बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है ना, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट भी सबका अलग अलग हो सकता है, जो वातावरण है वो भी सबका अलग अलग हो सकता है। तो वो तो आंतरिक कारण हो गए, सीखने का तरीका, रुचि, बुद्धि। और इधर क्या हो गया? वातावरण, यानी बाहरी जो चीजें हैं वो भी तो अंतर पैदा करती हैं बच्चों में। भाई किसी का वातावरण जो है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, किसी का बिना पढ़ा लिखा है, किसी का बहुत ही अमीर परिवार से बच्चा है, कोई कोई हो सकता है गरीब परिवार से हो। तो ये जो वातावरण है, वातावरण का मतलब क्या हो गया कि भाई आर्थिक वातावरण भी हो सकता है ना, यानी कि इकोनॉमिक
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है जिसमें कि समृद्धि आ सकती है। एक बच्चा बहुत ही प्रॉस्परस फैमिली का हो सकता है, एक बच्चा बहुत ही विपन्न या गरीब या पुअर फैमिली का हो सकता है। ठीक है। जो सोशल एनवायरनमेंट है, भाई कोई बच्चा हो सकता है जिसकी सामाजिक परिस्थिति बहुत अच्छी है, यानी कि सोशल जो उसका एक तरीके से स्टेटस है वो बहुत बढ़िया है। माँ बाप जो है सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, या जो समाज में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से उसको सम्मानित दर्जा मिला हुआ है। ठीक है। और एक तरफ जो है कोई बच्चा हो सकता है जो पिछड़े हुए समाज से आता है, ट्राइबल कम्युनिटी से आ सकता है ना, दलित परिवार से आ सकता है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हम कहें जो भौगोलिक वातावरण है, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट है, इसका भी असर पड़ेगा बच्चे की शारीरिक वृद्धि पे, कम से कम तो पड़ेगा ही, है ना। भौगोलिक कारण जैसे मान लीजिए आप देखते हो कि भाई नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो कम हाइट के होते हैं, कम हाइट के होते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी बिल्ड है वो ज़्यादा फिट होती है। तो मतलब मोटे नहीं होते वो ज़्यादातर, है ना, लेकिन हाइट उनकी कम होती है। जबकि साउथ इंडिया में जाओगे तो ज़्यादा अच्छी कद काठी के लोग हमको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, रंग जो है थोड़ा सांवला होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या होगा, रंग साफ होगा। तो ये जो अंतर है ये भौगोलिक दशाओं की वजह से अंतर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये तमाम सारे अंतर हैं। और भी अन्य अंतर भी आप लिख सकते हो, अन्य कारण भी हो सकते हैं, तकनीकी वातावरण हो सकता है, राजनीतिक वातावरण हो सकता है। आई बात समझ में। ये सारे ऐसे कारण हैं जो कि बच्चों में क्या करते हैं, भिन्नता पैदा करते हैं। और विकास इन सारी भिन्नताओं को लेकर चलता है, यानी इनको ध्यान में रखकर चलता है। अगर हम इन भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम विकास की सही रणनीति नहीं बना सकते, हम विकास के बारे में सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, है ना। बल्कि हम तो सोचेंगे कि भाई जैसे अमेरिका में बच्चे हैं वैसे यहाँ भी होंगे। तो कल्चरल एनवायरनमेंट भी एक एनवायरनमेंट होता है, आप जानते हो। हम इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक वातावरण। कल्चरल यानी क्या हो गया, सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है। कल्चरल वातावरण यानी कि सांस्कृतिक वातावरण भी हो सकता है। अब भाई हमारे यहाँ जैसे हम देखते हैं कि बड़ों को आदर देने का वातावरण है, या हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो कैसे हैं कि बड़ों को आदर देना है ना, माँ बाप का सम्मान करना है। किसी देश में ऐसा है कि भाई वहाँ पे माँ बाप जो है सारे अलग अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें भी फर्क डालती हैं बच्चे के विकास के ऊपर। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट सबको? यस लिख के बताओ अगर क्लियर है तो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार यस लिख के बताओ फटाफट से, जल्दी करो। आ रही बात समझ में सबको? आलोक जी गुड इवनिंग बेटा, आलोक मिश्रा। समझ आ रही सबको बात? अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एक और प्रिंसिपल यहाँ पे 7वें नंबर पे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है। तो हम 7वां प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि विकास जो है वो पूर्वानुमानीय प्रक्रिया है। हम क्या कहेंगे, विकास क्या है, विकास एक पूर्वानुमानीय प्रक्रिया है, पूर्वानुमानीय प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विकास का हम अनुमान लगा सकते हैं, है ना। डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल प्रोसेस। विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और ये तो आपको पता ही है कि भाई जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं देखते हैं, देखो पहले के ज़माने में क्या था, पहले ये होता था कि भाई बच्चों के जैसे कपड़े हैं, छोटे बच्चों के कपड़े हैं, जूते हैं, ये सब जाके हम बता के ले आते थे, बिना बच्चे को ले गए, है ना। कपड़े हो गए, जूते हो गए, ये सब दुकानदार अनुमान लगा कर दे देता था, है ना। उम्र के हिसाब से दुकानदार क्या करता था, अनुमान लगा कर दे देता था, अनुमान लगाकर देता था, है ना। इसका क्या है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया डेली लाइफ का हमारे, कि भाई पहले क्या होता था, पहले बच्चों को लेके दुकान पे थोड़ी जाते थे। आज भी गाँव में बच्चों को लेके दुकान पे नहीं जाते, बल्कि माँ बाप ही जाते हैं और वो बता देते हैं कि भाई हमारा बच्चा है 9 साल का है, उसके लिए कुछ जूते दे दो, या हमारी बिटिया है 7 साल की है उसके लिए फ्रॉक दे दो। अब दुकानदार अपने आप समझ जाता है कि 7 साल की होगी तो ये नंबर आ जाएगा उसको। ये क्या है, प्रेडिक्टेबल है, तभी तो है ऐसा। या जैसे
एक एग्जाम्पल और ले मान लीजिए, जैसे हम कहते हैं कि भाई टीचर जो है वो क्लास में एक रणनीति बनाकर ले जाता है। टीचर जो है क्या करता है, क्लास स्ट्रेटजी बनाता है या क्लास में रणनीति बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है। ठीक है, क्लास में टीचर जो स्ट्रेटजी बनाता है वो किस बेसिस पे बनाता है, प्रेडिक्ट करता है तभी तो बनाता है, प्रेडिक्शन के बेसिस पे ही तो बनाता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्लास में जो रणनीति टीचर बनाता है बच्चों के विकास के लिए, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रेडिक्शंस हैं उसके दिमाग में कि भाई ऐसा करेंगे तो बच्चा ऐसा हो जाएगा, ये अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो अनुमान करके ही तो ये रणनीतियां बनाई जाती हैं। ये भी हम देख सकते हैं। या जैसे मान लीजिए करिकुलम वगैरह जो बनाए जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि भाई करिकुलम जो डिज़ाइन किया जाता है, इसमें भी अनुमान किए जाते हैं बच्चों के विकास को लेकर। यानी जो पाठ्यचर्या होती है ये भी अनुमान पर आधारित होती है ना। पाठ्यचर्या भी किस पर आधारित होती है, अनुमान पर आधारित होती है। अब ये जरूर है कि ये अनुमान जो होते हैं, ये अनुमान तुक्के में नहीं होते, बल्कि इसके लिए कुछ रिसर्च वगैरह की जाती है। लेकिन अनुमान तो अनुमान ही होते हैं, 100% सच हो नहीं सकते ये। ठीक है, इसीलिए कुछ न कुछ हमें हमेशा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमें सारे बच्चों से एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, प्रेडिक्टेबल है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि बच्चों में चूंकि इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट की प्रेडिक्शंस को जो है हमेशा 100% सही साबित करेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ डेविएशंस भी आ सकते हैं। आई बात समझ में, छोटा बड़ा हो सकता है कपड़ा। रणनीति जो बनाई जा रही है वो हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है पास हो जाए। पाठ्यचर्या जो डिजाइन की जा रही है वो हो सकता है सभी बच्चों के लिए ठीक ना हो। ये क्यों है, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस हैं, और प्रेडिक्शंस हमेशा 100% सही नहीं होती। लेकिन फिर भी हम ये जरूर कह सकते हैं कि विकास का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर प्रेडिक्शन ना करते तो कोई भी थ्योरी ना बन पाती। जितनी भी थ्योरीज आप देख रहे हो डेवलपमेंट के ऊपर, वो सब प्रेडिक्शंस के ही आधार पे ही तो बनाए गए हैं। अब उस प्रेडिक्शन के पीछे रिसर्च जरूर होता है। अब इस प्रेडिक्शन को ठीक रखने के लिए या इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, इसकी क्या बढ़ाने के लिए भाई, एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। ये जो अनुमान लगाया जा रहा है इसकी शुद्धता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, रिसर्चेज की जाती हैं। यानी कि अनुभव लिए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, बच्चों से पूछा जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, ये तमाम सारे काम किए जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रेडिक्शंस तो प्रेडिक्शंस ही हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रेडिक्शंस तो फिर भी जो है 100% करेक्ट होंगी, जरूरी 100% एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है। 100% एक्यूरेसी नहीं होती इसीलिए, है ना। हालांकि इसको रिसर्च वगैरह के थ्रू हम और एक्यूरेट बना सकते हैं, लेकिन फिर भी 100% एक्यूरेट होगी ऐसा नहीं कह सकते। आई बात समझ में, यहाँ तक सारे प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिए। एक और पढ़ लीजिए लास्ट। देखिए, माना जाता है कि डेवलपमेंट जो है ना, अगर हम 8वां प्रिंसिपल देखें तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं देयर आर सर्टेन restrictions there are certain restrictions, या हम कहें hindrances, या हम कहें difficulties, या हम कह सकते हैं threats at all stages of development। यानी कि विकास के प्रत्येक चरण में, क्या कह सकते हैं, विकास के प्रत्येक चरण में, विकास के प्रत्येक चरण में कुछ बाधाएं, कठिनाइयां या खतरे मौजूद होते हैं। तो चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, उनको इन खतरों से जागरूक होना होगा, या इन खतरों के बारे में ध्यान रखना होगा, ताकि बच्चों को ठीक तरीके से डेवलप किया जा सके और ये खतरे बच्चों के विकास को अवरुद्ध न कर पाए, बच्चों को
रोक ना पाए, बच्चों को कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर ना पड़े, है ना? ठीक है, तो हिना रानी जी समझ आ रहा है, सपना समझ आ रहा है, शीला समझ आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में भाई? दीक्षा आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए टीनेजर हैं, अब टीनेजर्स के सामने क्या होता है चैलेंज कि भाई उनका बॉडी चेंज हो रहा होता है, हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं, नए नए शरीर के अंगों का विकास हो रहा होता है, तो उसमें बच्चे डिस्टर्ब से रहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है लड़कियों की, और साथ में करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि भाई हमें आगे बनना क्या है, समाजीकरण अपना पूरा करना होता है, यानी कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट करना होता है, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनानी होती है। तो ये सारे खतरे ही तो हैं। जब बच्चा छोटा होता है, नया नया वातावरण के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे बच्चे के ऊपर वातावरण के गलत प्रभाव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, बच्चा गाली गलौज सीख सकता है। ठीक है, चोट लग सकती है, जब बच्चा छोटा होता है उसको करंट लग सकता है, तो ये सारे क्या है, खतरे हैं, इन सब का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो मैंने अनाउंसमेंट थी वो भी कर दी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगली क्लास से पार्टिसिपेट करिएगा। क्लियर हुआ? लास्ट रिपीट करा मैंने ही ना, लास्ट यही बताया कि भाई जो विकास के अलग अलग चरण हैं, चाहे वो टीनेजर्स हो, किशोरावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे पूर्व बाल्यावस्था हो, चाहे उत्तर बाल्यावस्था हो, सब में कुछ न कुछ खतरे हैं, कुछ न कुछ डेंजर्स हैं, कुछ न कुछ थ्रेट्स हैं। उन सब से हमें वाकिफ होना होगा एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, और उनसे बच्चों को बचाना होगा, है ना? जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे टीनेजर्स होते हैं तो वहाँ पे बच्चों के शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं, उनके हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं, हार्मोन्स में बदलाव आ रहे होते हैं। वहाँ पे बच्चे के सामने करियर चुनने का ऑप्शन भी रहता है सामने खड़ा कि भाई क्या चुनना है करियर में, कहाँ जाना है, किधर बढ़ना है, क्या पढ़ना है। साथ ही साथ समाज में अपनी एक अलग पहचान बनानी होती है। उसी तरीके से जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो खतरा ये होता है कि भाई कहीं वो करंट ना लगा ले, जल ना जाए, है ना? उसको हमेशा देखते रहना पड़ता है, भाग भाग के उसको बचाते रहना पड़ता है, छोड़ोगे जमीन पे वो जाके इधर उधर छूने लग जाएगा, कट सकता है, पिट सकता है। तो ये सारे क्या हैं, खतरे ही तो हैं। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है, अपने आस पड़ोस से इंटरेक्ट करना शुरू करता है, तो लोग उसके साथ मोलेस्टेशन कर सकते हैं, उससे भी बचाना है उसको। उसको गाली गलौज सिखा सकते हैं, उससे भी बचाना है उसको। ठीक है, तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ खतरे हैं जिससे कि हमें बच्चे को बचाना होता है, उसकी प्रोटेक्शन करनी होती है। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम इस चीज़ को समझेंगे एज ए प्रिंसिपल, है ना? तो आज की क्लास हमने यहाँ पे करी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लर्निंग वाला जो टॉपिक है वो लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, पार्टिसिपेट करते रहिए ऐसे ही। सारे बच्चे एक साथ लाइव दिखोगे तो और पढ़ाने में मज़ा आएगा, और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, सीखने में भी मज़ा आएगा, है ना? तो लाइव क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करिए। थैंक यू।